नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 208 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से जीवित का संबंध मृत के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा जीवित से आपका मृत किस प्रकार से लिखा हुआ है, जीवित से मृत आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा प्रश्न से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीवित से मृत लिखा हुआ है। जीवित का जो विलोम शब्द होता है वो आपका मृत होता है। उसी प्रकार से प्रश्न का जो विलोम शब्द होता है वो आपका उत्तर होता है। उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 647 का संबंध 17 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 798 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 647 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 17 बन जाए। 647 से हम लोग 17 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 798 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 647 से 17 लाना है। अगर आप लोग 647 को ध्यान से देखिएगा तो 647 जो है ये आपका 6, 4 और 7 से मिलकर बनता है। अगर 647 के सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले यानी कि 6 + 4 करेंगे तो 10 और 10 + 7 जो है ये आपका 17 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 17 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे जो है वो आपका 798 दिया गया है। 798 जो है ये आपका 7, 9, 8 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 647 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लिए थे, उसी प्रकार से हम लोग 798 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 7 + 9 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 16 + 8 जो है ये आपका 24 होता है। 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है।
दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़ दिया गया है। स्तनपायी के अंदर ही आपका कुत्ता और स्तनपायी के अंदर ही आपका चमगादड़ भी आता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्तनपायी के लिए एक गोला बना लेंगे और स्तनपायी के अंदर जो है वो आपका कुत्ता और चमगादड़ दोनों आ जाएगा। लेकिन कुत्ता और चमगादड़ जो है ये आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों आपके स्तनपायी के अंदर आ जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी लाल कलम है। सभी लाल क्या है? कलम है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? सभी लाल कलम है, यानी कि कलम के अंदर जो है वो आपका लाल हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए हो जाएगा और कलम के अंदर जो है वो आपका लाल बनेगा। ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए है और ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग कलम भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कोई कलम में सफ़ेद नहीं है। कोई कलम जो है वो सफ़ेद नहीं है, यानी कि सफ़ेद जो है ये दोनों से अलग है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सफ़ेद के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सफ़ेद भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई सफ़ेद कलम नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और सफ़ेद के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों जो है ये आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि कोई सफ़ेद आपके कलम नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कोई लाल सफ़ेद नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सफ़ेद के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों भी आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि कोई लाल सफ़ेद नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा तो सभी कलम लाल है। ध्यान से देखिएगा तो कलम के अंदर ही आपका लाल दिया गया है, यानी कि सभी कलम आपके लाल नहीं हो सकते हैं। सभी लाल जो है वो आपके कलम हो सकते हैं लेकिन सभी कलम आपके लाल नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 जो है वो आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 और 2 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो केवल 1 तथा 2 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
अगर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर एग्जाम में आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस लाइन से, तो ध्यान से देखिएगा, आपका 44 है, 21 है और 65 है। अगर हम लोग ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं यानी कि 44 प्लस 21 करते हैं तो ये आपका 65 बनता है। ऊपर वाला संख्या आपका 65 दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो 66 है, 21 है और 87 है। जब हम लोग ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 66 प्लस 21 करेंगे तो आपका 87 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऊपर वाला संख्या जो है वो आपका 87 दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 55 है, क्वेश्चन मार्क है और ऊपर वाला संख्या आपका 77 दिया गया है। यानी कि हम लोग 55 में कौन से संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 77 बन जाए। 55 प्लस 22 करने पर आपका 77 होता है। ऊपर वाला संख्या जो है वो आपका 77 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिएगा 55 प्लस 22 करने पर आपका 77 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 8 दिया गया है। देखिएगा श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 8 दिया गया है। 8 के आगे आपका 16 दिया हुआ है। 16 के आगे आपका 48 दिया गया है। 48 के आगे आपका 96 दिया गया है। 96 के आगे आपका 288 दिया हुआ है। 288 के आगे आपका 576 है और इसके आगे आपका खाली स्थान है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 8 से 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 8 गुना 2 करते हैं तो ये आपका 16 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 16 से 48 है। 16 गुना 3 जो है ये आपका 48 होता है। 48 से 96 है। 48 गुना 2 जो है ये आपके 96 होता है। 96 से आपका 288 है। 96 गुना 3 जो है ये आपका 288 होता है। 288 से आपका 576 है। 288 गुना 2 जो है ये आपका 576 होता है। और आगे आपका खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 यानी कि एक बार गुना 2 करता है तो एक बार गुना 3 करता है। यहाँ पर आपका गुना 2 है यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 3 हो जाएगा। जब हम लोग 576 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 1728 हो जाएगा। 1728 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 1728 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1728 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले आपका Z से X दिया गया है।
जेड जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 26वें नंबर पर होता है और एक्स आपके 24वें पर यहाँ पर आपका -2 है। आगे देखिएगा एक्स से आपका बी है, एक्स आपके 24वें नंबर पर होता है, भी 22वें पर, यहाँ पर भी आपका -2 है। आगे देखिएगा भी से आपका टी है, भी आपके 22वें पर होता है और टी आपका 20वें पर, यहाँ पर भी आपका -2 है। आगे देखिए टी से आर है, टी आपका 20वें पर होता है, आर 18वें पर, यहाँ पर भी आपका -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग -2 करेंगे। आर आपके 18वें पर होता है, आर -2 जो है ये आपका पी बनेगा। आर जो है 18वें पर होता है, 18 - 2 आपका 16 और 16वें पर पी होता है। पी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग पी से देखिएगा आगे तो एन है, यहाँ पर भी आपका -2 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए है, भाई है, मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी का जो भाई है वो ए है, यानी कि बी के सामने जो है हम लोग ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो यहाँ पर आप लोग भाई लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री कौन है? बी है। पुत्री है मतलब कि सी से एक पीढ़ी नीचे का बी होगा, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए के पिता डी है। ए के पिता कौन है? डी है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि ए से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो यहाँ पर आप लोग पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सी आपका यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो सी का पुत्री बी है और बी जो है ए का भाई है और ए के पिता डी है, यानी कि सी का जो डी से संबंध है वो आपका पत्नी का संबंध हो जाएगा। पत्नी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? पत्नी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मॉल बाजार से, मॉल जो है वो बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम आपका कौन सा दिशा है? ध्यान से देखिएगा, तो उत्तर आपका ए वाला है और पश्चिम आपका ए वाला है, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो दिशा है वो आपका ए वाला बनेगा। यानी कि इस वाले दिशा में क्या है? मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी कि ये जो है ये आपका 250 मीटर हो जाएगा। मॉल बाजार से, मॉल जो है वो बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका बाजार है, तो यहाँ पर आप लोग बाजार लिख लीजिएगा और ये जो है ये आपका मॉल है, तो यहाँ पर आप लोग मॉल भी लिख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल जो है वो बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। देखिए दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस वाले दिशा में जो है वो आपका क्या है, स्कूल है। इस वाले दिशा में 250 मीटर दूर आपका क्या है, स्कूल है। यहाँ पर आपका क्या है, स्कूल है। तो यहाँ पर आप लोग स्कूल भी लिख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है स्कूल मॉल से किस दिशा में है। स्कूल जो है वो मॉल से किस दिशा में है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये आपका दक्षिण दिशा में पड़ेगा। दक्षिण दिशा जो है वो आपका नीचे वाला है, यानी कि मॉल से जो स्कूल है वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का समर्थ अवरोही क्रम दर्शाता है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल्ट, कमीज, टोपी और मोजे का किस प्रकार से समर्थ अवरोही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से अवरोही क्रम बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके टोपी हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। टोपी के बाद जो है वो आपका कमीज हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कमीज के बाद जो है वो आपका बेल्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और बेल्ट के बाद जो है वो आपका मोजे हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 1, 4 दिया गया है। 3, 2, 1, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों, तो आपका प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएगा, और दाएं वाले जो आपका प्रश्न आकृति है वो आपका उलटकर बाएं में चले आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। और ये जो आपका यहाँ पर आकृति दिया गया है, ये जो आपका चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका उलटने के बाद अब इस वाले खंड में हो जाएगा। और ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपका उलटकर यहाँ पर हो जाएगा। इस वाले खंड में जो आपका ये वाला आकृति दिया गया है वो आपका उलटकर यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो आपका यहाँ पर है ये आपका उलटकर अब यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में तो आपका 24 से 42 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 36 से 63 दिया गया है, ऑप्शन सी में 37 से 73 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में आपका 35 से 51 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में तो 24 से 42 है। देखिए 24 जो है
ये आपका 2 और 4 से मिलकर बनता है। अगर ये दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में उलट दे, यानी कि पहले 4 को लिख दे और उसके बाद 2 को लिख दे, तो आपका 42 बनता है। देखिए 42 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिएगा तो पहले आपका 36 है, 36 आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। जब इसको उलटेंगे तो पहले आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 63 बनता है। देखिए यहाँ पर आपका 63 दिया गया है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में तो 37 है, 37 आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। जब इसको हम लोग उलटेंगे तो पहले आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 73, यहाँ पर 73 आपका दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 35 है, 35 जो है ये आपका 3 और 5 से मिलकर बनता है। जब इसको उलटेंगे तो पहले आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 53 बनेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 51 दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका इस प्रकार का एक लाइन है, उसके बाद इस प्रकार का एक लाइन है, उसके बाद इस प्रकार के और उसके बाद इस प्रकार के। इस प्रकार के जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिएगा पहले आपका एक लाइन इस प्रकार के है, उसके बाद एक लाइन इस प्रकार के, उसके बाद ऊपर की ओर और उसके बाद आपका इस प्रकार का लाइन, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में निर्मित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BJCI का संबंध JBIC के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है CXDW का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है वो आपका BJCI दिया गया है, इससे आपका क्या लिखा हुआ है JBIC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को दूसरे वाले नंबर में लिख दिया गया है और दूसरे वाले नंबर पे जो अक्षर है वो आपको पहले वाले में लिख दिया गया है। आगे देखिएगा तो ये जो तीसरे वाले नंबर है वो आपके चौथे वाले पे और चौथे वाले को तीसरे वाले नंबर में लिख दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका CXDW लिखा हुआ है, पहले वाले नंबर को हम लोग दूसरे वाले में लिखेंगे, यानी कि सी जो है ये आपका दूसरे वाले पर हो जाएगा और दूसरे वाले को पहले वाले में। आगे देखिएगा तीसरे वाले को चौथे वाले में लिखेंगे और चौथे वाले को हम लोग तीसरे वाले में लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका XCWD दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो XCWD आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका XCWD भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।